हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट एंड देयर क्लासिफिकेशन में मैक्रो मिनरल्स के क्या काम होते हैं। पार्ट 1। न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारे पोषक तत्व होते हैं ना, उनको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। अब समझो कि ऑर्गेनिक क्या होता है। ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर में कार्बन आए, यानी कि जो कार्बन से बने हो ना, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि ग्लूकोज लगा सकते हैं हम। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। इसमें कार्बन आ गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक। और इनऑर्गेनिक में कौन से आते हैं? जैसे कि वाटर आ गया, इसमें कार्बन कंपाउंड नहीं होते, यानी कि इसमें कार्बन नहीं होता। जैसे कि इसका फॉर्मूला हम देखें तो इसका फॉर्मूला होता है H2O, पानी का फॉर्मूला है H2O। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन कहीं पर भी नहीं है, तो ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जैसा कि आगे दे भी रखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं और विटामिन आते हैं। अब विटामिन समझो, एक नॉर्मल सी बात है, विटामिन दो प्रकार में विभाजित होते हैं, दो टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इनको, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों वाटर सोल्यूबल होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? वाटर और मिनरल्स। इन दोनों में कहीं भी कार्बन नहीं आता, इसीलिए इनऑर्गेनिक है। नाउ मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स। जो मिनरल्स है ना, ये मिनरल्स है ना, वो दो भागों में विभाजित किए गए हैं, मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल। मैक्रो मिनरल्स, अब मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट इन हाई कंसेंट्रेशन मोर देन 70 mg पर केजी लाइव वेट। जो हमारा जानवर है ना, उसके शरीर में पर केजी में 70 मिलीग्राम ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे जानवर के शरीर में 70 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से मिलते हैं या फिर उससे ज्यादा मिलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, फास्फोरस होता है, क्लोरीन होता है, सल्फर होता है, पोटेशियम होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रख लेना। इसके बाद आता है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मतलब छोटा, कम। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, प्रेजेंट इन कंसेंट्रेशन लेस देन 70 mg पर केजी लाइव वेट। जो हमारा जानवर है ना, उसमें ये 70 mg पर किलो से कम मिलते हैं। तो ऊपर वाले जो ये 6 है ना दोस्तों, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, मैंगनीज और आयोडीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद कर लेना। बाकी और कौन कौन से होते हैं? सेलेनियम होता है, मोलिब्डेनम होता है, क्रोमियम होता है, फ्लोरीन होता है, टिन होता है, वेनेडियम होता है, सिलिकॉन होता है, निकल होता है, आर्सेनिक होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे एक मैक्रो मिनरल यानी कि कैल्शियम के बारे में। फंक्शन ऑफ कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है ना, उसका काम क्या होता है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी, स्केलेटन एंड टीथ। 99% ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी इज प्रेजेंट इन द बोन्स एंड टीथ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लाइन याद कर लेना आप। इसमें क्या कह रहा है? ये जो 99% कैल्शियम होता है ना, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में? हड्डियों में होता है और दांतों में होता है। कैल्शियम कंट्रोल्स द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। कैल्शियम क्या करता है? जो भी हमारी नर्व्स होती है ना, जैसे कि आपने पढ़ा होगा तंत्रिका तंत्र में, यानी कि नर्व्स मतलब तंत्रिकाएं और नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है, वे होती है नर्व्स एंड मसल्स। इनकी एक्साइटेबिलिटी यानी कि इनको कंट्रोल करता है दोस्तों। ये आप 12वीं में पढ़ेंगे। अगर आपने 12वीं पढ़ी होगी ना, तो आप इनके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि कैल्शियम क्या करता है? नर्व्स और मसल्स को कंट्रोल करता है। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने में हेल्प करता है, और नर्व्स में क्या करता है? सिग्नल्स ट्रांसमिट करने में काम आता है, यानी कि सिग्नल भेजने में या लाने में सहायता करता है। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल क्लोटिंग ऑफ ब्लड। कैल्शियम और क्या करता है? जो क्लोटिंग होती है ना, खून का जमना, यानी कि हमारे जब कट वगैरह लग जाता है कहीं पर, और कट के बाद आपने देखा होगा वहां से ब्लड फ्लो होने लगता है, यानी कि ब्लड बाहर निकलने लगता है। लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है? जो खून है ना, उसको वहीं पर जमा देती है। जैसे कि यहाँ पर ये हाथ लगा लीजिए, ये हाथ है और यहाँ पर एक कट लगा है, यहाँ से खून बहेगा, लेकिन हमारी बॉडी क्या करेगी?
इसको जमने में सहायता करेगी, यानी कि इस खून को हमारी बॉडी बाहर नहीं निकलने देगी। उसी को हम क्लोटिंग कहते हैं, यानी कि थक्का जमना। रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अब समझो कि हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है ना, वो रेगुलेट कैसे होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल है ना, वो कम ज्यादा कैसे होता है। तो जैसा कि इसमें बता रखा है, वेन एवर ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीजेज बिलो द नॉर्मल। जब जब हमारे ब्लड में ना कैल्शियम लेवल कम हो जाता है ना, कैल्शियम की मात्रा हमारे खून में जब जब भी कम होती है ना, तो क्या होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड टू सेक्रेट पैराथ हार्मोन। तो क्या होगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना जो, वो क्या करेगा, पैराथ हार्मोन रिलीज करेगा। उससे क्या होगा, दिस हार्मोन मोबिलाइजेज कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स एंड आल्सो फैसिलिटेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द किडनी। ये हार्मोन क्या करेगा, हमारी जो हड्डियां है ना, उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, उस कैल्शियम को मोबिलाइज करेगा। मतलब हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है ना, वो एक जगह स्थिर रखा हुआ है। लेकिन मोबिलाइज का मतलब क्या होता है, चलने फिरने के योग्य बनाना, यानी कि वो खून में डिजोल्व हो जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकेगा। इसे ही हम मोबिलाइजेशन कहेंगे, यानी कि मोबिलाइज कहेंगे। फ्रॉम द बोन्स, हड्डियों से वो मोबिलाइज होगा, हड्डियों से निकल के जाएगा। एंड आल्सो फैसिलिटेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द किडनी। और क्या होगा, किडनी में ना कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी किडनी क्या करती है, कैल्शियम और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उन्हें यूरिन में जाने से बचाती है, उन्हें रीअब्जॉर्ब करती है ताकि हमारी बॉडी में उनकी कमी ना हो। तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम और ज्यादा रीअब्जॉर्ब करने लग जाएगी किडनी, जिससे हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी होगी ना, हमारी बॉडी में, हमारी जानवर की बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, वो दूर हो जाएगी। इट आल्सो इंक्रीजेस कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ये क्या करता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। यानी कि जो हमारी छोटी आंतड़ी है ना, वहां पर कैल्शियम ज्यादा अब्जॉर्ब होगा। और कैसे होगा, बाय इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ, किसे बनाकर, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल। ये याद कर लेना दोस्तों, ये बहुत जरूरी नाम है। ये किसका नाम है, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है ये। अब समझो कि ये करेगा क्या, विच इन टर्न इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन रिजल्ट इन इंक्रीजेस कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। ये क्या करेगा, जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है ना, उसको इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा हमारी किडनीज के अंदर। हाई लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी ना, तो क्या होगा, कैल्सिटोनिन रिलीज होगा। कैल्सिटोनिन हार्मोन है दोस्तों एक, वो रिलीज होगा, विच हैज एंटागोनिस्टिक एक्शन टू दैट ऑफ पैराथ हार्मोन। जो क्या होता है, पैराथ हार्मोन के अपोजिट काम करता है, यानी कि एंटागोनिस्टिक काम करता है ये। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, जो काम हमारा पैराथ हार्मोन कर रहा था ना, उसका ठीक उल्टा काम करेगा ये कैल्सिटोनिन। डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब अगर कैल्शियम की कमी होगी ना, तो क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, यानी कि क्या क्या लक्षण देखने को हमें मिल सकते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम लीड्स टू रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया एंड मिल्क फीवर। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी ना हमारे जानवर में, तो क्या होगा, रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है और मिल्क फीवर हो सकता है। द सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स आर मिसहैपन बोन। सिम्टम्स क्या होंगे रिकेट्स के, रिकेट क्या होता है, एक हड्डियों की बीमारी होती है, छोटे बच्चों में इसे रिकेट्स कहते हैं, और जो अडल्ट जानवर होते हैं ना, उसमें कैल्शियम की कमी को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, रिकेट्स में मिसहैपन बोन्स होती हैं, मतलब बोन्स का फॉर्मेशन अजीब तरह से होता है। एनलार्जमेंट ऑफ जॉइंट्स, जो बोन्स के बीच में जॉइंट होते हैं ना, जैसे मान लो ये एक बोन है और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है ना, उसका एनलार्ज हो जाना, यानी कि वे जॉइंट्स कुछ ज्यादा ही बड़े हो जाना, उसे ही हम एनलार्जमेंट ऑफ जॉइंट्स कहेंगे। लेमनेस एंड स्टिफनेस। लेमनेस मतलब लंगड़ापन आ सकता है, क्योंकि टांगों से ही चलेंगे ना हमारे जानवर, तो जब जॉइंट्स में एनलार्जमेंट आ जाएगी, जॉइंट्स बड़े हो जाएंगे और हड्डियां अच्छे से बनेंगी नहीं, तो सिंपल सी बात है, लंगड़ापन आएगा। एंड स्टिफनेस, और जो हमारी मसल्स है ना, उसमें जकड़न आ जाएगी। इन ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया में क्या होगा, द बोन्स बिकम वीक, जो हड्डियां होंगी ना वो कमजोर हो जाएंगी। एंड इजीली ब्रोकन, और बहुत कमजोर होकर क्या हो सकता है, वो इजीली ब्रोकन हो सकती है, यानी कि आसानी से टूट सकती है। मिल्क फीवर यानी कि पार्चुरेंट पैरासिस, मिल्क फीवर का साइंटिफिक नेम है दोस्तों ये पार्चुरेंट पैरासिस। ये क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है, इट इज ए कंडीशन विच मोस्ट कॉमनली अकर्स इन
डायरी काउज शॉर्टली आफ्टर काविंग, जो किन में होती है, जो गाय रखते हैं ना बहुत सारी दूध के लिए, उनमें ये मोस्ट कॉमन होती है, क्योंकि वो ज्यादा दूध देती हैं और ज्यादा दूध देंगी ना तो मिल्क फीवर हो जाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी शॉर्टली आफ्टर काविंग। और ये कब होगी दोस्तों, सिंपल सी बात है, एक गाय ब्याने के बाद दूध देती है और ये क्या होगा, काल्विंग के बाद ही उसको मिल्क फीवर होने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो उस समय दूध दे रही होगी और जो सारा कैल्शियम है वो दूध में चला जाता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए लोअरिंग ऑफ सीरम कैल्शियम लेवल। सीरम ब्लड का एक भाग होता है दोस्तों, तो आप इसे ब्लड कह सकते हैं। ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, मस्कुलर स्पाज्म यानी कि जो हमारी मसल है ना उसमें अकड़न आ जाएगी, स्पाज्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन होंगे, एंड इन एक्सट्रीम केस, और अगर एक्सट्रीम केस होगा ना कोई जिसमें बहुत ही ज्यादा कमी होगी, उसमें क्या होगा, पैरालिसिस हो सकता है, लकवा हो सकता है हमारे जानवर को, और अनकॉन्शियसनेस यानी कि चक्कर आना वगैरह हो सकते हैं। इनहेंस मुर्गियों में डेफिशिएंसी सिम्टम्स यानी कि कमी होगी तो क्या दिखेगा हमें, उनकी सॉफ्ट बीक हो जाएगी और बोन्स भी सॉफ्ट हो जाएंगी। बीक मतलब चोंच, यानी कि जो उनकी चोंच है ना वो कमजोर हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, और जो हड्डियां है ना वो भी कमजोर हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। रिटार्डेड ग्रोथ एंड बोर्ड लेग्स यानी कि जो हमारी मुर्गियां है ना उनमें ग्रोथ कम होगी, और क्या होगा, बोर्ड लेग्स यानी कि टांगे आपने देखी होंगी मुर्गियों की ऐसे सीधी होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, टेढ़ी हो जाएंगी, बोर्ड लेग्स हो जाएंगी। बोर्ड मतलब जैसे कि आपने तीर कमान देखा होगा ना, ऐसा कुछ होता है, तो वहीं से आया है बोर्ड लेग्स। द एग्स हैव थिन शेल्स और देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लेदरी एग्स। आपने देखा होगा कि अंडों में एक ऊपर की कवरिंग होती है जो कैल्शियम से बनी होती है। अब उसमें क्या होगा कि जो कवरिंग है ना, आप देख रहे हैं जो कवरिंग होती है ना कैल्शियम की, वो बहुत पतली हो जाएगी, या फिर एक लेदरी, आपने देखा होगा कि अंडे के जो कवर होता है ना उसके अंदर एक फाइन लेयर होती है, मेम्ब्रेन की तरह होती है, एक ऐसी झिल्ली की तरह होती है एक अंडे के कवर के बाहर ऐसे, तो उसमें क्या होगा, लेदरी एग्स होंगे, मतलब बहुत ढीले एग होंगे, आसानी से टूटने वाले एग्स हो जाएंगे। आगे है सोर्स यानी कि कहां से हमें कैल्शियम मिल सकता है। सोर्स है एनिमल बाय प्रोडक्ट कंटेनिंग बोन्स और एक्सीलेंट सोर्स। जो एनिमल बाय प्रोडक्ट होते हैं ना जिनमें बोन होती है, यानी कि आपने देखा होगा कि जब हमारा जानवर मर जाता है ना, जब जानवर मर जाता है ना तो उसकी क्या करते हैं, हड्डियां निकाल के और उसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने से क्या होगा, उन हड्डियों का चूरा बन जाएगा, और आपको जैसे पता ही है कि हड्डियों में क्या होता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, तो वो कैल्शियम हम हमारे जानवरों को खिला सकते हैं। सच एज फिश मील, फिश मील भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। मीट एंड बोन मील, बोन मील इसे ही कहते हैं दोस्तों, हड्डियों के चूरे को ही हम बोन मील कहते हैं। और मीट में भी बहुत कैल्शियम होता है, तो हम उसे भी खिला सकते हैं। मिल्क एंड ग्रीन लीफी क्रॉप्स, जो मिल्क हो गया यानी कि दूध हो गया, और जो लीफी क्रॉप्स यानी कि हरी भरी पत्तियों वाला चारा हो गया ना, वो खिला सकते हैं। स्पेशली लेग्यूम्स, लेग्यूम्स यानी कि दालें आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, दालों के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। अदर सोर्स इंक्लूड ग्राउंड लाइमस्टोन, डाई कैल्शियम फोस्फेट। डाई कैल्शियम फोस्फेट मुझे लगता है कोई दवाई हो सकती है या फिर एक टाइप से केमिकल हो सकता है। और ग्राउंड लाइमस्टोन क्या होता है, चूना पत्थर, सिंपल है दोस्तों, चूना पत्थर, उसमें कैल्शियम बहुत मात्रा में होता है। अब आ गए हैं हम फास्फोरस पर। फास्फोरस के फंक्शन क्या है, काम क्या है फास्फोरस के। फास्फोरस अकर इन क्लोज एसोसिएशन विद कैल्शियम इन बोन। जो फास्फोरस होता है ना उसकी मात्रा हमारी बोन में लगभग उतनी ही होती है जितनी की कैल्शियम की होती है। फास्फोरस प्ले ए वाइटल रोल इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। जो फास्फोरस होता है ना वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण काम करता है किसमें, एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में। इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर फॉस्फेट एंड एडिनोसिन डाई एंड ट्राइफॉस्फेट। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी में एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, एटीपी के रूप में होती है, जिसे हम एडिनोसिन डाई या ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एटीपी या फिर एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इसमें फास्फोरस क्या होता है, ये एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में बहुत काम का होता है, यानी कि एनर्जी को यूज करने में या फिर बनाने में बहुत काम आता है। फास्फोरस प्ले ए की रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। फास्फोरस एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसमें, मेटाबॉलिज्म में,
किसके मेटाबॉलिज्म में? जो हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन या लिपिड हो गए ना, इनके मेटाबॉलिज्म में बहुत सहायता करता है। Phosphorus is the component of phospholipid which are important in lipid transport and metabolism as constituent of cell membrane। तो इसमें क्या दे रखा है? फोस्फोरस है ना, उससे फोस्फोलिपिड बनते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि लिपिड क्या होते हैं? फैटी एसिड और एल्कोहल से मिलके बनते हैं, और अगर इसमें फोस्फोरस और मिला दिया जाए ना तो ये फोस्फोलिपिड बन जाते हैं। और फोस्फोलिपिड क्या होता है? जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, वो फोस्फोलिपिड की बनी होती है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर की, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो कृपया जाकर पहले वो देखिए यहाँ आने से पहले। तो अब शुरू करते हैं आगे। जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो फोस्फोलिपिड की बनी होती है, और फोस्फोलिपिड की बनी होगी ना तो सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है? जो ट्रांसपोर्ट होता है ना मिनरल्स का, उसमें सहायता करती है हमारी क्या? फोस्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें वही दे रखा है कि सेल मेम्ब्रेन का एक कंस्टिट्यूएंट होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है ये। और क्या करता है? जो लिपिड होते हैं ना, लिपिड यानी कि जो फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलके बने हैं ना, उनके ट्रांसपोर्ट में यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ये फोस्फोरस। फोस्फोरस इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ आरएनए एंड डीएनए। फोस्फोरस क्या होता है? आरएनए और डीएनए में भी होता है। फोस्फोरस इज ए कंपोनेंट ऑफ मेनी एंजाइम सिस्टम। फोस्फोरस क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम सिस्टम्स का पार्ट होता है, बहुत सारे एंजाइम में फोस्फोरस मिला होता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी कि अगर फोस्फोरस की डेफिशिएंसी होगी ना, यानी कि अगर फोस्फोरस की कमी होगी ना हमारे जानवरों के शरीर में, तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं हमें? रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया। लाइक कैल्शियम, कैल्शियम की तरह ही फोस्फोरस इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बोन फॉर्मेशन। फोस्फोरस क्या है? हड्डियों के निर्माण में भी सहायता करता है। एंड डेफिशिएंसी कैन आल्सो कॉज रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इससे भी क्या हो सकता है? रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया हो सकता है। पिका और डिप्राइव्ड एपिटाइट। पिका का हम सिंपल अर्थ क्या निकाल सकते हैं? पिका का मतलब होता है खराब भूख। हैव बीन नोटिस्ड इन कैटल व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ फोस्फोरस इन देयर डाइट। और पिका हमें कब देखने को मिल सकती है? जब हमारे जानवर की जो डाइट है ना, हमारे जो जानवर खाना खाता है ना, उसमें फोस्फोरस की अगर कमी होगी तो उसको पिका हो सकता है। The affected animal have abnormal appetite and chew wood, bone, rag and other foreign material। जिस जानवर को पिका होगा ना, यानी कि खराब भूख होगी ना, उसको क्या होगा? अबनॉर्मल एपिटाइट, मतलब अजीब सी भूख लगने लगेगी। हो सकता है उसको बहुत ज्यादा लगने लग जाए, हो सकता है बहुत कम भूख लगने लग जाए। तो ये पिका के सिम्टम्स होते हैं। एंड च्यू वुड, और क्या क्या चबा सकता है? लकड़ियां, हड्डियां, रैग मतलब जो बोरियां हो गई ना वो, एंड अदर फॉरेन मटेरियल्स, और कोई भी मतलब ऐसा बाहर का सामान चबाने लग जाएगा, कुछ भी चबाने लग जाएगा, वो मेरा मतलब है। इन क्रोनिक फोस्फोरस डेफिशिएंसी, क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से जो चली आ रही है ना, उसको ही हम क्रोनिक कहते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है? इन क्रोनिक फोस्फोरस, जो लंबे समय से फोस्फोरस की कमी हो रही है ना किसी जानवर को, में हैव स्टिफ जॉइंट्स एंड मस्कुलर वीकनेस। तो उसमें क्या हो सकता है? जो जॉइंट्स होंगे ना, जो हड्डियों में जॉइंट्स होंगे ना, उसमें स्टिफनेस आ जाएगी, मतलब अकड़न आ जाएगी। एंड मस्कुलर वीकनेस, और जो उसकी मसल्स होगी ना वे वीक हो जाएंगी, वो कमजोर हो जाएंगी। लो डाइटरी इनटेक ऑफ फोस्फोरस, अगर फोस्फोरस हम हमारे जानवर को कम देते हैं उसकी डाइट में, उसके खाने में, ऑल्सो हैव बीन एसोसिएटेड विद पुअर फर्टिलिटी। तो इससे क्या हो सकता है? पुअर फर्टिलिटी भी हो सकती है। एपरेंट डिस्फंक्शन ऑफ द ओवरीज, यानी कि जो ओवरीज होंगी ना उनमें क्या होगा? वो अबनॉर्मली काम करने लग जाएंगी, यानी कि उनमें जो एग रिलीज होंगे ना वो या तो पहले हो जाएंगे या बाद में हो जाएंगे रिलीज, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं रहेगा। कोजिंग, इससे क्या होगा? इनहिबिशन और डिप्रेशन एंड इरेगुलरिटी ऑफ ईस्ट्रस साइकिल, यानी कि जो ईस्ट्रस होगी ना हमारी गाय जब हीट में आएगी ना, वो आगे पीछे हो सकता है या फिर कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वेयर फोस्फोरस सप्लीमेंटेशन इंक्रीजेस फर्टिलिटी इन ग्रेजिंग कैटल, जहां पर क्या होता है कि जो ग्रेजिंग कैटल है ना, यानी कि जो नॉर्मल ग्रेजिंग कैटल घास चरने वाली गाय होती है, उसमें फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उसके मां बनने के चांस ज्यादा हो जाते हैं एक निश्चित मात्रा में फोस्फोरस खिलाने से। इन काउस, गायों में क्या होगा? अगर इस एलिमेंट की कमी होगी ना, फोस्फोरस की कमी होगी ना, तो हो सकता है हमारी जो गाय है ना वो दूध भी कम दे, उसका मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। सब नॉर्मल बॉडी ग्रोथ इन यंग एनिमल्स, और जो छोटे एनिमल्स होंगे ना जैसे बछड़े वगैरह हो गए, उनमें बॉडी ग्रोथ सब नॉर्मल होगी, यानी कि अच्छे से नहीं होगी, नॉर्मली बॉडी ग्रोथ नहीं होगी। न्यूट्रिशनल सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म,
अब ये एक बीमारी का नाम दे रखा है यहाँ पर, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। द ऑप्टिमम कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो इज बिटवीन 1:1 एंड 2:1। जो हमारी बॉडी में फॉस्फोरस और कैल्शियम होते हैं ना, वो किस रेशियो में मिलते हैं? 1:1 और 2:1। यानी कि अगर कैल्शियम 2 होगा ना तो हमारी बॉडी में फॉस्फोरस 1 होगा। तो इसमें जैसा कि दे रखा है, एग्जांपल दे सकते हैं हम, अगर हमारी बॉडी में 200 कैल्शियम होगा ना तो फॉस्फोरस कितना होगा? 100 होगा। An excess of dietary phosphorus in relation to calcium may result in bone disorder called nutritional secondary hyperparathyroidism, जिसे हम NSH कहेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, अगर हमारा जानवर है ना उसकी डाइट में यानी कि उसके खाने में फॉस्फोरस की मात्रा कैल्शियम की मात्रा से ज्यादा हो जाएगी ना, तो क्या होगा? न्यूट्रिशनल सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हमारे जानवर को हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है? न्यूट्रिशनल सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अकर इन हॉर्सेज। जो ये बीमारी होती है ना वो घोड़ों में होती है। दैट आर फेड लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स और देयर बाय प्रोडक्ट विदाउट कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। और ये कब होता है हॉर्सेज में? जब हमारे घोड़े को लार्ज अमाउंट में ग्रेन्स खिलाए जाते हैं। ग्रेन्स का क्या मतलब होता है? अनाज। अनाज में क्या आते हैं? गेहूं और बाजरा वगैरह। जब ये खिलाए जाते हैं या फिर इनसे निकले जो बाय प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे खल बिनोले खिलाते हैं ना हमारे जानवर को, उसे ही हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं, वे खिलाते हैं विदाउट कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। और ये कब होता है? जब हम उसे कैल्शियम नहीं दे पाते और ये सब दे देते हैं, यानी कि ग्रेन्स और उसके बाय प्रोडक्ट दे देते हैं बिना कैल्शियम को दिए। द कंडीशन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज, इस कंडीशन को और क्या कह सकते हैं? मिलर्स डिजीज, ब्रांड डिजीज या फिर बिग हेड डिजीज भी कह सकते हैं हम इसे। सप्लीमेंटेशन यानी कि जो फॉस्फोरस है ना वो हमारे जानवर को कहाँ कहाँ से मिल सकता है? सीरियल्स, ग्रेन्स, जो ग्रेन्स हो गए ना, जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, फिश मील हो गया, एंड मीट प्रोडक्ट आर गुड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। और जो मीट के प्रोडक्ट हो गए ना वो फॉस्फोरस का एक गुड सोर्स है, अच्छा सोर्स है, अच्छा स्रोत है किसका? फॉस्फोरस का। मच ऑफ द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन सीरियल ग्रेन्स इज इन द फॉर्म ऑफ फाइटेट्स विच आर नॉट डाइजेस्टेड एंड यूटिलाइज्ड इन मोनोगैस्ट्रिक्स। जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है ना सीरियल्स और ग्रेन्स में, यानी कि जो हमारे मक्का, गेहूं, बाजरा हो गया, उसमें वो किसकी फॉर्म में होता है? फाइटेट्स की फॉर्म में होता है। विच आर नॉट डाइजेस्टेड एंड यूटिलाइज्ड इन मोनोगैस्ट्रिक्स। मोनोगैस्ट्रिक्स मतलब जिनका एक पेट होता है, उनमें वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, अच्छे से यूज नहीं हो पाता। इन रूमिनेंट्स, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं ना, उनमें क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ फाइटेट्स बाय बैक्टीरियल फाइटेट्स अकर इन ह्यूमन। जो फाइटेट्स होता है ना, जो हमें ग्रेन से मिलता है, वो फाइटेट बाय बैक्टीरियल फाइटेट्स अकर इन ह्यूमन एंड देयरफॉर वेल यूटिलाइज्ड। तो वो फाइटेट क्या होगा? जो हमारे जानवर है ना रूमिनेंट्स, उसके ह्यूमन में बैक्टीरिया मिलते हैं, बैक्टीरियल फाइटेट्स मिलते हैं, जो इस फाइटेट को यूज कर लेते हैं एज कंपेयर टू मोनोगैस्ट्रिक। जैसे हम मोनोगैस्ट्रिक होते हैं ना, इंसान वगैरह जिसका एक पेट होते हैं, उनके मुकाबले जो रूमिनेंट होते हैं ना, उनमें फाइटेट अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं और डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, यूटिलाइज भी हो जाते हैं, अच्छे से यूज भी हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा, हasta la vista।